हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? हो सब बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और इससे पहले मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो हिंदी के हो चाहे वो सीडीपी के हो, प्रॉपर मैंने सीरीज बाय सीरीज अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे मैं फिर से आपके लिए सीरीज नंबर 12 लेके आया हूँ, जहां पे मैं आपको हिंदी के पीवाईक्यू को यानी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो बार बार 100 टाइम प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्या आप तैयारी कर रहे हैं? तो इस बार आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा अगर मेरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, चलते फिर, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलते क्वेश्चंस पे, एकदम मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। बढ़िया से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, मजे मजे में पढ़ते रहिए, तैयारी आपकी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं जो 100 टाइम रिपीट हो रहे हैं। अगर आप किसी भी किताब को, किसी बुक को उठा के देखिएगा तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन मेरे यार अपलोड नहीं कर रहा हूं जो बार बार आया ना हो। ठीक है, यानी जितने भी क्वेश्चन है या कोई भी टॉपिक है, सारा मैंने डिटेल में 1 to 10 तक मैंने सारे टॉपिक्स डिटेल में कर दिए हैं। लेकिन अभी मैं कुछ पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर तो कर ही लेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के जो यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करने वाले। यहाँ पे जस्ट हम 13 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप इस बार तैयारी आपकी जबरदस्त होने वाली है, बढ़िया सी होने वाली है। सीटेट तो इस बार आप हवा हवा में निकाल दोगे अगर आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हो। चलिएगा, पढ़िएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऐसे हमने सारे 13 क्वेश्चन, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस बार ये सेशन तो आप बढ़िया से पढ़ लोगे, उसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़ के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए, कहने की कक्षा 5 की एक शिक्षिका यानी एक टीचर जो है, क्लास 5 की एक टीचर है, अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम, जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को कहा जाता है, यानी एक शिक्षिका है जो क्लास 5 में पढ़ा रही है। ठीक है, उसने अपने विद्यार्थियों से कहा कि आपने पूरे सत्र में जो ड्राइंग वगैरह बनाई है, जो कविताएं वगैरह लिखी है, कहानियां, वर्कशीट वगैरह जो बनाई है, उनको आप एक फोल्डर में रखें। उस फोल्डर को क्या कहोगे? सिंपल है, स्वयं की रिपोर्ट लिखना, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या लिखा हुआ है? उप व्याख्यानात्मक दस्तावेज, ऐसा कुछ नहीं होता। अवलोकन एवं संकलन नहीं, वो पोर्टफोलियो होता है, जहां पे विद्यार्थी जो होता है अपने सारी चीजों को, यानी सत्र में जो उसने किया है, वो एक फोल्डर के रूप में पैक करके रखता है, जिसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन 2024 में 15 तारीख को एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, 100 टाइम रिपीट हुआ है, मतलब वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक सिंपल सा, एक नॉर्मल सा एग्जाम है, जहां पे भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ना कोई स्कोर का हिसाब किताब है। ठीक है, जस्ट आपको 82 मार्क्स लाने हैं। अगर आप ओबीसी से हैं और जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं। तैयारी यार हवा हवा में करते रहो, है ना। चलिए पढ़ते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। कुछ नहीं, आपको वही याद रखना है कि इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, जब विद्यार्थी अपनी चीजों को एक फोल्डर के रूप में रखता है। ठीक है, पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है। ज्यादा हम आपका टाइम खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे जो होते हैं, या आप क्या करते हैं, अगर मैं धीरे बोलूंगा तो आप 2 की स्पीड में लगा के पढ़ते हो, इसलिए मैं स्पीड में चल रहा हूं पहले से। ठीक है, पढ़िएगा कि आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? इन्होंने यहाँ पे कौन सी बात कही है कि आपने कहा है कि आपको विश्वास है कि बच्चे जो होते हैं एक जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं, जिसके बारे में कहा है कि भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। जो चॉम्स्की नाम के एक साइंटिस्ट है, चॉम्स्की, इन्होंने बताया हुआ है कि बच्चे जो पैदा होते हैं तो उनके अंदर लैंग्वेज क्या नाम, एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाषा अर्जन उपकरण, यानी भाषा अर्जन यंत्र होता है, जिसको बोलते हैं। यानी इस यंत्र के साथ बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए शुरुआत में वो क्या करते हैं, लैंग्वेज को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, यानी बच्चा शुरुआत में बहुत जल्दी सीखता है। ये चॉम्स्की नाम के साइंटिस्ट ने बोला है कि बच्चों के अंदर बचपन में ही क्या होता है, उनके अंदर लैंग्वेज यानी एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसके माध्यम से बच्चा जल्दी सीखता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में मेल खाता है, क्योंकि आपको पता है कि भाषा अर्जन उपकरण, ये तो एलएडी बोला गया, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। लेकिन इन्होंने मेल बोला, किससे मेल खाता है, तो सहज ज्ञानवाद, क्या लिखा हुआ है, ये जन्मजात यहाँ पे बोल सकते हो बेटा। ठीक है, यहाँ पे आप जन्मजात बोल सकते हो कि ये चीजें जो होती हैं जन्म से ही बच्चे के अंदर होती हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चॉम्स्की से क्वेश्चन आता है आपको, एलईडी, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है,
लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, सिंपल याद रखिएगा। चलिए अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं दे चुका हूं, उनको पढ़ते रहिएगा। सीडीपी मैंने टॉपिक बाय टॉपिक अपलोड कर दिए, हिंदी के भी मैंने गद्यांश पद्यांश सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल में अपलोड कर रहा हूं। अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी तो प्रॉपर देख के आइए सारे वीडियोस, क्योंकि मैंने क्या ना पूरा पैटर्न भी अपलोड किया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स में आता है, यानी सारी स्ट्रैटेजी मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखी है चैनल पे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहां पर अध्यापक का क्या मंतव्य है, यानी क्या अध्यापक करना चाह रहा है, क्या मंतव्य है, क्या पाठ्य पुस्तक की समीक्षा लिख रहा है, क्या उनकी स्मृति को बेटा रटाने वाली चीजें खत्म कर दो पहले नंबर में, ठीक है। और आगे क्या बोलो, सहपाठी की यहाँ बात नहीं करेगी। आगे बोला पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखने की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया, यानी ग्रुप में उन्होंने विभाजित कर लिया हुआ है, और हाथियों पर कहानी लिख पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा है। मतलब कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो पहले आपने क्वेश्चन पूछे, यानी डिफरेंट, जैसे मान लीजिएगा आपने एक लाइट स्टार्ट किया, नॉर्मल सा लाइट टॉपिक स्टार्ट किया, फिर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप बच्चे को समस्यात्मक प्रश्न तक ले गए, जैसे कि बच्चे पहले मुझे बताओ कि घर में लाइट चली जाती तब हम क्या करते हैं। तब बच्चे बोलते हैं कि लाइट चली जाती तो हम लोग मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो जब आप बच्चे ऐसे बोलेंगे तब आप कहोगे दीपक जलाते हैं, तब क्या हो जाता है, तब बच्चे कहेंगे प्रकाश हो जाता है। हाँ, तब उनसे बोलो कि हाँ आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश को। जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो तो क्लास का एनवायरनमेंट जो होता है वो एक्टिव बनता है। तो वही बात है कि टॉपिक के प्रति रुचि पैदा कर रहे हो, यानी अगर किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप क्या कर रहे हो, पहले क्वेश्चंस पूछ रहे हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हो, इसका क्या मंतव्य हो सकता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो सिंपल वही बात है कि ऐसे अगर कर रहे हो तो क्लास के यानी क्लास के एनवायरनमेंट को आप अच्छा रुचिकर बना रहे हो। तो वही बात यहाँ पे डी ऑप्शन में बोली गई है। जब भी आप टॉपिक स्टार्ट करो पहले टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करो, तो जिससे क्या होगा, क्लास जो होगी इंटरेक्टिव बनेगी, इंटरेस्टिंग बनेगी, रुचिकर बनेगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़िएगा। कह रहे कि भाषा की कक्षा में एक सॉरी बेटा पढ़िएगा। कह रहे कि भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, यानी कोई लैंग्वेज की क्लास चल रही है जहां पे एक स्टूडेंट है जो अवरोध पैदा कर रहा है, यानी रुकावटें ला रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी एक लैंग्वेज की क्लास चल रही है, क्या हो रहा है, एक लैंग्वेज की क्लास कोई टीचर पढ़ा रहा है जहां पे एक बच्चा जो है अवरोध पैदा कर रहा है, तो आप क्या करोगे, है ना। तो एज अ टीचर आप क्या करोगे, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर करना चाहिए, यानी समाधान जब भी बच्चा ऐसी हरकत है कि तुरंत उसके माँ बाप को बुला लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए, विद्यालय प्रशासन को बताओगे। उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, है बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, यानी आप क्लासरूम में बच्चे जो बैठे हुए हैं उन्हीं से समाधान खोजने की कोशिश कीजिए कि क्या किया जाए भाई जिससे ये बच्चा बदल जाए, ठीक है, यानी समझदार हो जाए। तो आप उन्हीं को सोचने के लिए कहोगे तो बच्चे एक्टिव रहेंगे वहां पे, ठीक है। यानी आपको पता है कि प्याजे नाम के साइंटिस्ट ने कहा हुआ है कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, यानी खोजकर्ता होते हैं, बच्चे अन्वेषण करते हैं, ठीक है। तो आप जब उनको बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहोगे तो वो डिफरेंट टाइप में सोचेंगे और 70 सोल्यूशन आपके सामने आएंगे, तो आप किसी को भी अप्लाई करके उसको सही कर पाएंगे, है ना। तो वही बात कीजिए, देखिए चाहे तो सीडीपी आप डिस्कस करो और चाहे तो आप हिंदी इंग्लिश कोई भी चीज डिस्कस करो, लेकिन आपको क्या करना है, आप उस ऑप्शन के साथ में जाइए जहां पे बच्चा एक्टिव हो, कभी भी ऑप्शन गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़िएगा और जवाब दीजिए मेरे यार। आई होप सेशन की तैयारी आपकी सीटर की बढ़िया चली रही होगी, थोड़ा सा मेरे से कनेक्ट होइएगा और कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो प्लान करूंगा पक्का 100%। किसी भी टॉपिक का आप नाम लिखिए, चाहे तो वो हिंदी से रिलेटेड हो, चाहे तो सीडीपी से, साइंस से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आप बस कमेंट करिएगा, मैं आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा 100%। पढ़िएगा, कह रहे कि विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, यानी एक विद्यार्थी है जो किसी विचार बिंदु पर यानी किसी टॉपिक पर क्या कर रहे हैं, मानस मंथन कर रहे हैं, यानी सोच रहे हैं उसके बारे में, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है, क्या वो श्रवण कौशल है, वाचन कौशल है, पठन कौशल है
या फिर लेखन। जब भी आप किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संपादन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, तो ये लेखन कौशल के अंतर्गत आता है कि जब भी आप किसी टॉपिक को या कुछ भी लिखने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करते हो, आप मानस मंथन करते हो, यानी डिफरेंट वे में सोचते हो कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप प्रारूपण यानी प्रक्रियाओं को सोचते हो कि हमको इस काम को कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद में संपादन करने से पहले आप क्या करते हो, पुनरावृत्ति एक बार चेक करते हो कि हाँ देखिए कोई गलती तो नहीं रह गई। देन उसके बाद में आप संपादन कर देते हो, चीजों को प्रिंट के लिए भेज देते हो वापस, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो होती है हमारी लेखन कौशल के अंतर्गत आती हैं चीजें, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है किस बात पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बताइएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कह रहे हैं, बताइए जरा, कह कि व्याकरण अनुवाद विधि जो है वो किस बात पर बल देती है। क्या वो प्रवाह पर, उपयुक्तता पर, उच्चारण पर। सिंपल याद रखो, जब भी व्याकरण किया जाए तो व्याकरण के अंदर जो है हम रूल्स पढ़ते हैं, है ना, नियम पढ़ते हैं व्याकरण के अंदर, जिसकी एक पूरी रूपरेखा होती है, यानी नियम शुद्धता पर। यानी ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम सही है कि व्याकरण अनुवाद विधि होगी जो एक नियम पर चलती होगी, नियम रूपरेखा होगी, उस पर चलेगी, ठीक है। ना तो वो प्रभावपूर्ण ऐसा थोड़ी ना होगा, ना वो उपयुक्त उच्चारण, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये ऑप्शन जो है एकदम निगेटिव है, सबसे सिंपल है हमारा नियम और शुद्धता पर, ठीक है। अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, पढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला है। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है। भाषाई कौशल, कह रहे हैं कि भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है। समावेशित युक्तियों के माध्यम से, यानी जब आप डिफरेंट वे से सोचते हो, केवल लिखित, केवल लिख करके कुछ नहीं हो सकता, जहां पे ओनली आ जाए तुरंत हटा दो। एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान देना ऐसा थोड़ी होता है, एक समय पे ज्यादा चीजों में ध्यान दोगे तो आपका माइंड क्रिएटिव होगा, है ना। चुनौतीपूर्ण यांत्रिक भाषा ड्रिल हमारे, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है कि समावेशित युक्तियों के माध्यम से, यानी भाषाई कौशल, यानी भाषा का कौशल सीखने के लिए आप क्या करो, जब डिफरेंट वे में आपका दिमाग चलेगा, यानी चारों तरफ आप दिमाग से सोचोगे, तब आप क्या करोगे, विभिन्न विभिन्न दिशाओं में सोचोगे, तो आप डिफरेंट टाइप से आपका दिमाग काम करेगा, तो आप जल्दी सीखोगे ना भाषा को, चीजों को, है ना। तो वही बात यहाँ कही जा रही, इसलिए ए ऑप्शन जो है हमारा एकदम सही है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बढ़िया से पढ़ेंगे समझ के। बताइएगा आप क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पढ़िएगा और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे क्या बोला गया। देखो कि विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है, यानी विद्यार्थी जो हैं जिन्होंने डिस्कशन करना सीखा हुआ है या नहीं भी सीखा हुआ है, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। सिंपल पढ़िएगा जरा ऑप्शन नंबर ए, वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करें। गलतियां तो स्वाभाविक होती हैं, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होंगी। कहानी पढ़ो और बोध आदि प्रश्नों को उत्तर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। पाठ्य वस्तु में आई क्रिया और विशेषण शब्दों पर, क्रिया विशेषण शब्दों पर ध्यान दोगे और किसी बात पर ध्यान नहीं दोगे। एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। सिंपल यही ऑप्शन जो है जहां पे बच्चा डिफरेंट वे में सोचेगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल, यानी बहुत ही किसी बात पे बहुत डिस्कस कर लेता है ना विद्यार्थी, उसका प्रयोग करना सीख लिया है। तो आप कैसे चेक करोगे, यानी आप जैसे हैं, जैसे मैं हूं, तो मैं किसी चीज में बहुत ही परिपूर्ण हूं या बोलने में परिपूर्ण, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई बच्चा जो है जो बोलता बहुत अच्छा है, तो आप कैसे करोगे, तो उनको जब खुद की कहानी पे डिस्कशन करने के लिए दोगे तो वो जल्दी जल्दी सीखेगा, जल्दी जल्दी बोल पाएगा, है ना। यानी वो अपनी ऐसी कहानी को बताएगा जो अपने आंखों से उसने देखी हो, तो आप अचंभा महसूस करोगे ना। तो इसीलिए डी ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट है। एलिमिनेट करना सीख लिया करो कि कौन सा क्वेश्चन हमारा जो ऑप्शन जो है वो बेटर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, जबरदस्त तरीके से पढ़िएगा कि क्लास 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। यानी क्लास 7 की बात यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि क्लास 7 की अध्यापिका जो है क्लास 7 में जो बुकें चल रही हैं उनके अलावा भी पुस्तकों का उपयोग कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है, आप मुझे बताइए। क्या वो विस्तृत पठन है, निर्देशित पठन है, साझा पठन है, गहन गहन की यहाँ पे बात नहीं हो रही, साझा पठन की बात यहाँ पे हो नहीं रही, निर्देश कोई दे नहीं रही, डिफरेंट बुकों का यूज कर रही है। तो ये क्या होता है, एक्सटेंसिव पठन होता है, यानी विस्तृत पठन होता है, जिसके बाद जहां पे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप चीजों को सिखाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़िएगा
और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। प्रधान अध्यापिका ने, यानी कोई प्रिंसिपल है किसी टीचर किसी स्कूल की, कह रहे कि प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। यानी एक प्रिंसिपल है जो लैंग्वेज के टीचर से कह रही है कि आप पुस्तकों का सही से चयन कर लीजिए कि कौन कौन सी पुस्तकें जो है इस साल हमारे कॉलेज में रहेंगी। अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। यानी इन्होंने हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है। अब जरा बताइए चारों ऑप्शन में चेक करके कि कौन सा निगेटिव पॉइंट है जो नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तक चयन करने के लिए सही नहीं है। क्या विद्यार्थियों का स्तर, भाई विद्यार्थियों का स्तर देख के ही आप काम करोगे कि बच्चा 5th में है तो 5th की ही बुकें उसको पढ़ने के लिए दी जाए। ऐसा नहीं बच्चा क्लास 5th में आप ग्रेजुएशन की बुकें उसे दे रहे हो पढ़ने के लिए। सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। आगे अगर बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं, ये भी ठीक है। अधिगम बच्चों का जैसा होगा उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग उनको चीजें प्रोवाइड कराओगे। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, ठीक है, जैसे बच्चे होंगे उन जैसा माहौल होगा उस अकॉर्डिंग चीजें प्रोवाइड कराओगे। सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, भाई सामग्री आपसे जितना हो सके सरल दो, ऐसा नहीं जटिल और गहन चीजें दे रहे हो, यानी जटिल सामग्री नहीं होनी चाहिए। सामग्री जितना हो सके आप सिंपल सरल रखिए, ठीक है। इन्होंने हमसे गलत ऑप्शन पूछा था और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही इन्होंने हमसे गलत है, ठीक है। क्यों भाई आप ऐसा करोगे कि सामग्री क्या आप टिपिकल रखोगे, आपसे जितना हो पाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो सिंपल यानी सरल होगा ताकि उससे जल्दी सीख सके। ऐसा नहीं कि आप कठिन कठिन चीजों कठिन कठिन मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। फिर से इन्होंने हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संकेत के बारे में सही नहीं है। यानी फिर से इन्होंने हमसे क्या किया है, निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं, बिल्कुल सही बात है, भाषा के कई प्रकार होते हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, बिल्कुल सही बात है, ये भी हो सकता है। आगे क्या बोला कि संकेत भाषा में व्याकरण होती है, संकेत भाषा में व्याकरण नहीं होती है। भाई व्याकरण भाषा में व्याकरण होती है, ये बात सही है। आप भाषा किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो, आप हिंदी को सीखते हो, इंग्लिश को सीखते हो, उर्दू को सीखते हो, सभी की अपनी अपनी ग्रामर है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाषा की कोई व्याकरण नहीं होती है। तो यही निगेटिव पॉइंट है, सी ऑप्शन इज द राइट है क्योंकि इसी में कहा गया है कि व्याकरण नहीं होती। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा इन्होंने हमसे गलत था, ठीक है। मजे से पढ़ते रहिए यार, ऐसी चीजें नॉर्मल चीजें हैं, आसानी से निकाल दोगे बिना पढ़े, ठीक है। आपको कहीं नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैं 6 से 7 बजे के बीच में डेली क्वेश्चंस आपके लिए ला रहा हूँ। कोई भी दिन ऐसा नहीं हो सकता जिस दिन वो मिस हो जाए। मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन होती है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्वेश्चंस हम लाएं, ठीक है। चलते हैं, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करी जा रही है यहाँ पे कि उसके बारे में कौन सा सही है। क्या वो मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा। देखते हैं आगे, अंग्रेजी, हिंदी। ऐसा नहीं होता, अंग्रेजी पहले चला दो आप, बच्चे को पैदा हुआ है बच्चा अंग्रेजी सीख जाएगा है। मातृभाषा, घर की भाषा, मातृभाषा, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। सबसे पहले क्या करोगे मेरे यार, उसको मातृभाषा यानी जो मातृभाषा होती है वो घर की भाषा होती है। शुरुआत में आपको पता है कि एनसीएफ ने भी बोला है कि 1 to 8 तक के बच्चे जो होते हैं उनको आप घर की भाषा यानी क्लासरूम में भी उनके एनवायरमेंट की जो लैंग्वेज है उसमें सिखाने की कोशिश कीजिए, बच्चा जल्दी अडैप्ट करेगा, ठीक है। यानी सबसे पहले मातृभाषा, फिर घर की भाषा, फिर क्षेत्रीय भाषा, फिर प्रथम भाषा के रूप में, यानी ठीक है, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। तो यही हमारे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है कि सबसे पहले आप मातृभाषा यानी घर की भाषा का प्रयोग करोगे, उसके बाद में क्षेत्रीय भाषा का, उसके बाद में आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ा सकते हो बच्चे को, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में लास्ट क्वेश्चन, तो आप बता के जाइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा यार, ठीक है। करें कि उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है, पढ़िएगा। यानी जहां पे आप डिफरेंट वे से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो, उपचार निकालते हो, सॉल्यूशंस निकालते हो, उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने, केवल भाई ऐसा थोड़ी ना कि उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें केवल उन्हीं शिक्षार्थियों पर ध्यान दोगे, सब पे ध्यान दोगे, यानी ना उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है। ऐसा नहीं होता केवल कुछ सुधार की जरूरत है, ठीक है। उन शिक्षार्थियों और अध्यापक दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, शिक्षार्थियों की भी बात हो रही, अध्यापकों की भी बात हो रही है, के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, सुधार लाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात यहाँ पे कही जा रही है
कि जहां पे अध्यापक हो चाहे बच्चा हो, दोनों को क्या करना है, अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल में या बच्चे को अपने जिस तरीके से वो सीख रहा है उनमें प्रॉब्लम हो रही, तो उनमें सीखने की क्या करेगा, बदलना है उन चीजों को जो गलतियां हो रही हैं, यानी अधिगम की प्रक्रिया में जो गलतियां आ रही हैं उनको बदलने की जरूरत है। ठीक है, वही उपचार है। ठीक है, आगे क्या बोला पढ़ लेते हैं कि उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा, अरे भैया अंक प्रदान करना ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो 80 ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा आपको। सेशन कैसा लगा वो आप बता के जाइएगा मुझे थोड़ा सा, और कमेंट जरूर करना कि 13 आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब आप बताने की कोशिश करोगे। ठीक है, सेशन तो अच्छा लगा होगा। और अगर आप कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी, अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी डेमो दे रहे हैं, तब भी आप मेरे से कनेक्ट होइएगा, मैं वो भी क्वेश्चन आपके लिए प्रॉपर ला रहा हूं। और आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए वो कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। ठीक है, मिलते फिर नए वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच भाई। अगर आप पढ़ने के लिए मेरे से आए हैं, मैं आपसे पूरी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।